प्रगति व विकास के सहयोगी, क्योंकि एक लंबा इतिहास है दोनों ही देशों का और उसके आधार पर साथ साथ आगे बढ़ने का एक जो हमने संकल्प लिया, उसके लिहाज से आज का बड़ा दिन। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। रंजीत राय जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत के तौर पे भी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान विष्णु अग्रवाल जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्री CNI के, और इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ जो शिष्टमंडल आया हुआ उसके एक हिस्से के तौर पर भी इस समय भारत में मौजूद है। विष्णु अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत राय जी, शुरुआत में आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की ये भारत यात्रा, क्योंकि किसी विदेश यात्रा के तौर पर या किसी विदेशी डेस्टिनेशन के तौर पर उन्होंने भारत को पहले चुना। ये दिखाता है किस प्रकार से संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत नेपाल दोनों तत्पर नजर आ रहा है और आज तमाम समझौते भी उस दिशा में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा है और इसके 3 पहलू जो मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट है एनर्जी कोऑपरेशन पे जी। इसमें न केवल जनरेशन की बात की गई है, ट्रांसमिशन लाइंस की बात की गई है, पावर ट्रेड की बात की गई है, न केवल भारत नेपाल संबंधों की बात है, इसमें सब रीजनल कोऑपरेशन की बात की है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल सभी संलग्न होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ये रेल का उद्घाटन हुआ है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात हुई है, इससे लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना, हर चीज की सहूलियत होगी। इससे दोनों हमारी इकोनॉमीज जो हैं और तेजी से जुड़ेंगी। और तीसरा जो है वो लोगों के बीच के संबंध की बात है। आपने रुपए का जिक्र किया, जिससे नेपाली और भारतीय जो हैं दोनों कंट्रीज में रुपए यूज कर सकेंगे। तो जो दिक्कतें आती हैं खासतौर नेपालियों को इंडियन करेंसी हासिल करने में, वो सब भी दिक्कतें जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रही है और इसका जो फोकस रहा है वो विकास पे, साझा विकास पे। बिल्कुल, और साझा विकास और किस तरह से विकास यात्रा आगे बढ़ रही है उसके तमाम प्रतिमान भी दिखाई पड़ते हैं। विष्णु अग्रवाल जी, आप किस तरह से देखते हैं भारत और नेपाल के इन संबंधों को, और खासतौर से नेपाल के प्रधानमंत्री की इस यात्रा जो कि भारत की यात्रा है, उसमें यहां से अब आगे हम क्या एक मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि नेपाल और भारत की एक साझा जो विकास यात्रा है उसमें बहुत से ऐसे आयाम है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, शायद आप म्यूट पे हैं, खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। जी, अभी हम सुन पा रहे हैं आपको। जो भ्रमण है हम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का, और जो बातचीत हुई है, जो एग्रीमेंट ये सब साइन हुए हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहला तो ये इसका आयाम क्या है कि एक जो विश्वास का एक जो नई ऊंचाई में हम लोग पहुंचने में सफल हुए हैं। एक आपस में जो सद्भाव क्रिएट हुआ है और इससे जो एक विश्वास भी पैदा हुआ है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। हालांकि बहुत सारी चीजों के बारे में एग्रीमेंट ये सब साइन हुए हैं, पर सबसे बड़ा जो मैं उपलब्धि मानता हूं ये एनर्जी के मामले में। इसमें थोड़ा सा ये समझने की क्या जरूरत है, अभी तक नेपाल भारत से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा था, पर 2025 और अब क्या है कि नेपाल एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और ऑलमोस्ट सरप्लस भी हो गया है। और 2025 तक में 3000 मेगावाट से लेके 4000 मेगावाट हम लोग सरप्लस भी होंगे। तो आज का जो ये एग्रीमेंट है, इसने क्या है कि एक बाजार, जिसे भारत जो एक बाजार है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, ये खोला है और इससे भविष्य में और भी प्रोजेक्ट आने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब कभी भी आज तक कोई डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन थे कि इससे ज्यादा मेगावाट एनर्जी हम लोग एक्सपोर्ट इंडिया को नहीं कर सकते हैं, पर आज के ये एग्रीमेंट से हम लोग जितनी भी एनर्जी बना रहे हैं नेपाल में, वो एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं, और एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि ये निकल चुका है और हम लोग एक्सपोर्ट के लिए सक्षम हो चुके हैं। ये सिर्फ नेपाल में ही एक्सपोर्ट के लिए नहीं, बट बांग्लादेश जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए है, वहां पे भी हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए सक्षम हो गए हैं। सो एक इलेक्ट्रिसिटी के, और इसमें इसके अलावा नए नए डेवलपमेंट जो हो सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेवलपमेंट में बहुत सारी बातचीतें चल रही है, पर निजी क्षेत्र के बीच में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और नेपाली एंटरप्रेन्योर्स के बीच में भी समझौते होने की संभावनाएं शुरू हुई है, क्योंकि बाजार अब अवेलेबल है। जब बाजार होगा तो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल क्रिएट होने से नई नई प्राइवेट पार्टीज भी आकर करके बिजली को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए
परियोजनाएं लेके आने में सक्षम हुई हैं, जैसे मुझे लगता है। जी। ये विजिट बहुत ही सक्सेसफुल और बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जैसा बिल्कुल मुझे लगता है। सक्सेसफुल भी, महत्वपूर्ण भी, और इसका सिग्निफिकेंस भी अपने आप में दिखाई पड़ता है। मिस्टर राय, आपको लगता है कि इस बात का भी जिक्र आज निकल के आया कि जो शिष्टमंडल स्तर की जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं और उनके प्रतिनिधि मंडल के बीच में, उसमें बॉर्डर इश्यूज पे भी चर्चा हुई। कम से कम हम किसी भी विषय पे खुले मन से आगे बढ़ने को तैयार है। हालांकि भारत लगातार इस बात को भी रख रहा है कि साहब किसी चीज का पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उससे बचने की जरूरत है। हमारी समझ ही काफी है किसी विवाद या किसी मसले को निपटाने के लिए। देखिए, किसी दो मुल्क, जिस तरह की हमारी इतनी क्लोज रिलेशनशिप है भारत और नेपाल की, तो कभी कभी अड़चने भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हमें एक सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर में मिलजुल के बैठ के उनका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बॉर्डर इशू है, इसी तरह इसका आगे जाके समाधान होगा। इसमें काफी जटिलताएं हैं, काफी दिक्कतें हैं, और ये काफी नेपाल में पॉलिटिसाइज भी हुआ है। पर जो भी है, अल्टीमेटली अगर कोई इशू है दोनों देशों के बीच में, तो उसका एक समाधान तो करना पड़ेगा। और जैसे हमारे विदेश सचिव ने कहा, इसको मिलजुल के बैठ के बातचीत के द्वारा इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। विष्णु अग्रवाल जी, आपको लगता है कि नेपाल में किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे हो, उसका सोशियो इम्पैक्ट भी अच्छे से लोगों को एक तरीके से उसका फायदा हो, उस लिहाज से भारत और नेपाल तमाम क्षेत्रों में मिलकर जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो कोर सेक्टर जिसका जिक्र आपने भी किया, एक एनर्जी सेक्टर को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट आया, लेकिन कनेक्टिविटी पे भी बड़ा फोकस है, चाहे वो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी के लिहाज के बात हो या फिर रेल या रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से। आपको लगता है कि ये जो एक जमीन पे चीजें बदल रही हैं, इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है? हाँ, एकदम। मुझे लगता है कि ये जो विश्वास का वातावरण जो पैदा हुआ है, इससे क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में फर्क पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर में तो एकदम प्रत्यक्ष है कि इसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसके अलावा कनेक्टिविटी में भी है। पर इससे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट क्या है नेपाल के लिए कि भाई एफडीआई सेक्टर के लिए, एफडीआई के लिए एक नए आयाम ये सब खुले हैं। नेपाल और इंडिया के बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक स्पेशल ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रेड ट्रीटी भी है, जिसके अंतर्गत 2-3 महत्वपूर्ण चीजें मैं सबके सामने रखना भी चाहता हूं। एक तो क्या है कि कोई भी सामान अगर बाय द वे नेपाल से इंडिया एक्सपोर्ट होता है और उसमें सर्टेन लेवल का वैल्यू एडिशन होता है, तो इंडिया इसमें 0% ड्यूटी लगा रही है। और वही सामान हम लोग को भारत के बाहर और भी कोई जगह से अगर इंपोर्ट करना पड़े तो उसमें 0% ड्यूटी है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से आईटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर में भी नेपाल में बहुत ही अच्छे अवसर ये सब हैं। जो मैन पावर है नेपाल में, आज के दिन में करीब 7,500 आईटी से रिलेटेड मैन पावर हर एक साल यहाँ के इंस्टीट्यूशन ये सब लेके आ रहे हैं। और वो जो मैन पावर है वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड मैन पावर भी है। और उनका जो कॉस्ट है वो आज इंडिया के मुकाबले में करीब 50% ही है। तो ये एक आईटी सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जिसमें क्या है कि बहुत एफडीआई नेपाल में आ सकता है भारत से, और आउटसोर्सिंग के काम भी हो सकते हैं। तो ये सब काम आगे बढ़ाने के लिए, एफडीआई नेपाल में लाने के लिए भी मुझे लगता है कि ये विजिट ने एक अच्छा वातावरण सृजना किया है। और मैं भविष्य के लिए बहुत ही अपबीट और भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा मान के मैं चल रहा हूं। बिल्कुल। मिस्टर राय, आपको लगता है कि जिस लिहाज से हमने देखा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिहाज से बात हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से, टूरिज्म को भी और पोटेंशियल की जो गुंजाइश है उस पर भी टैप करने का जिक्र साफ तौर से आज हमने देखा, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब जो रिलीजियस जो टूरिज्म है उसके लिए एक बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती है तब, जबकि रेलवे कनेक्टिविटी को हम और बेहतर करते दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये भी शायद पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को और ज्यादा बढ़ाएगा, दोनों देशों की इकोनॉमी के लिहाज से भी बेहतर होगा और संबंधों को भी बढ़ाएगा? मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामायण सर्किट की, बुद्धिस्ट सर्किट की। इस तरह के अगर सर्किट्स बनेंगे तो लोगों का टूरिज्म दोनों कंट्रीज में होगा और बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री देवबा जी कल काशी का दौरा कर रहे हैं। काशी का एक बहुत प्राचीन संबंध है नेपाल के साथ, और ये जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है उससे और काफी बढ़ावा मिलेगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दोनों देशों ने ये सिस्टर सिटी अग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं, काठमांडू और काशी के बीच में, और अयोध्या और जनकपुर के बीच में।
और इनका मकसद यही रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ाना है और इन दोनों सिटीज के बीच में बहुत सारे पीपल टू पीपल प्रोग्राम्स करना, एक्टिविटीज करना, इससे जो है दोनों देशों के रिश्ते जो हैं, जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पे आधारित हैं, और मजबूत होंगे। जी, अब मिस्टर राय, एक चीज और समझना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं कि 2015 के भूकंप के बाद से उसके पुनर्निर्माण में मदद करना, इसके अलावा सार्क सैटेलाइट की तस्वीर को भी हमने देखा कैसे भारत की तरफ से देखने को मिला, और साथ ही साथ अगर हम कोविड के समय में भी एक मदद के हाथ की बात करें तो वो भी दिखाई पड़ा, तो ये भी हमको दिखाता है कि हम कितने सहयोग से एक दूसरे के साथ में करीबी से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, 2015 में जो भारत ने सहायता की नेपाल की, मुझे लगता है कि कम ही देश होंगे जिन्होंने अपने एक नेबरिंग कंट्री के लिए इस तरह की सहायता की। सबसे बड़ी सहायता जो है भारत ने की, और वो तुरंत 6 घंटे, भूकंप के 6 घंटे आने के बाद हमारे जवान और इंजीनियर्स और सारी जो राहत मटेरियल्स वगैरह थे, नेपाल पहुंचना शुरू हुए। इसके बाद जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आई तो सबसे बड़ा हम लोगों ने कमिटमेंट किया $1 बिलियन का नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और आज आपने देखा होगा कि कई हॉस्पिटल्स जो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स निर्माण किए हैं, उनका उद्घाटन हुआ। इसी तरह बहुत सारे हमने स्कूल्स बनाए हैं, घर बनाए हैं। तो और इसका जो महत्व है वो केवल भारत नेपाल तक ही सीमित नहीं है। इसका महत्व ये है कि इंडिया कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कि जब भी इस तरह की आपदा आती है हमारे नेबरहुड में, तो इंडिया एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। आपको याद होगा जब 2004 में सुनामी आई थी, तब भी एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमने अदा किया था, और इसी तरह 2015 के भूकंप में नेपाल ने। तो एक ये मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे ये दिखाता है कि भारत एक सशक्त देश है जो इस तरह की आपदा में काफी मदद और सहायता कर सकता है। बिल्कुल, और अपने पड़ोसियों के साथ में हमेशा खड़ा दिखाई पड़ता है तब जबकि कोई भी एक संकट हो या अपने आप में विकास यात्रा में मिलकर साथ आगे बढ़ने की एक कोई संभावना नजर आती है। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर राय, आपका शुक्रिया। विष्णु अग्रवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको